हेलो जी सरकार, क्या हाल चाल। जय माँ सरस्वती। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि कोलराउस का पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ठीक भाई साहब, क्या कहा गया है? कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल 2 नंबर में आता है। कितने नंबर भाई साहब? 2 नंबर में आता है। चलो जी सरकार, बढ़ते हैं आगे। कहा गया है कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्या आप लोगों को आता है? जितने लोगों को आता है वो यस कमेंट से भर दें, यस लिखकर कमेंट पर भर दें पूरा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। कहा गया इसमें कि किसी विद्युत अपघट्ट, क्या कहा गया? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर, कोई विद्युत अपघट्ट ले लो, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम ले लिए हैं NaCl। ये क्या है? विद्युत अपघट्ट है। ठीक, विद्युत अपघट्ट है। फिर कहा गया अनंत तन्यता पर, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर, हम कर लेते हैं भाई साहब अनंत तन्यता पर। ठीक हो गया। कहा गया, फिर कहा गया है अनंत तन्यता पर चालकता विद्युत अपघट्ट में उपस्थित। देखो भाई साहब, जैसे यहाँ पर क्या है? NaCl है, NaCl है। ठीक भाई साहब, NaCl है तो इसके ऊपर Na प्लस है, इस पर माइनस है, ये हुआ उसका आयन। ठीक, आगे क्या है? एक मिनट। तन्यता पर चालकता विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों पर, आयनों के चालकताओं के बराबर होता है। ठीक ना? क्या कहा गया है? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर, कोई विद्युत अपघट्ट है, इसकी अनंत तन्यता पर, ठीक ना, चालकता विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों के चालकताओं के बराबर होता है। तो हम इसको अगर ऐसे लिखना चाहें, अनंत तन्यता पर क्या है? Na, एक मिनट, एक मिनट, Na यहाँ पॉजिटिव कर दो, फिर प्लस करके कर सकते हो क्या? Cl माइनस ना, समझ में आया? कहा गया है कि किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत तन्यता पर, कोई अब विद्युत अपघट्ट है, इसके अनंत तन्यता पर चालकता विद्युत अपघट्ट में उपस्थित, चालकता विद्युत अपघट्ट में उपस्थित, इसमें जो है उपस्थित हो क्या है? आयन में उपस्थित आयन के चालकताओं के बराबर होता है ना। सब समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे, ठीक ना। ओके, बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो जी सरकार देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, अगला कहा गया है कि विद्युत फैराडे का जो होता है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या होता है? देखना भाई साहब, ये जो इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, या तो प्रथम नियम आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? द्वितीय नियम आ जाएगा। अगर 5 नंबर पे पूछेगा तो प्रथम और द्वितीय नियम दोनों साथ में देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन समझा रहे हैं ना, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा ही लिखना पड़ता है, खतौनी नहीं लिखना है ना, घर का ज़्यादा लिखना है, बस जितना मार्क्स देना है उसको उतना ही लिखना है। जैसे 2 नंबर देना है तो 2 नंबर के को देख कर लिखना, कितना नंबर दे रहा है उसके हिसाब, मतलब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, अगर कम नंबर दे रहा है तो छोटा लिखेंगे, अगर बड़ा नंबर दे रहा है तो बड़े में लिखेंगे। ठीक ना? देखो, यहाँ पर कहा गया है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। देखो यहाँ पर आंसर है हमारा कि इस नियम के अनुसार, पहला लाइन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, इसको लिखते हैं W से। ठीक है, पदार्थ की मात्रा पर प्रवाहित, या पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। क्या कहा गया है? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ठीक, क्या कहा गया है? पदार्थ की मात्रा, इसको लिखते हैं हम W से, और किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? प्रवाहित आवेश के। तो आवेश का मात्रक होता है क्या? Q। अब हम जानते हैं कि चूंकि Q बराबर I इंटू में T है। ठीक, ओके, तो Q के स्थान पर क्या रख दें? I इंटू टी। तो W समानुपाती हो जाएगा किसके? I इंटू टी के। दिख रहा है ना? अब क्या करेंगे? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर Z में आ जाएगा हमारा क्या? नियतांक, इतना आएगा। यही क्या होगा? हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
W बराबर ZIT। इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। देखो W हमारा क्या है, उससे पहले जान लीजिए I हमारा क्या है, प्रवाहित धारा, धारा, ठीक। और W क्या है, सॉरी T क्या है, समय। और ये हमारा क्या है, W, अभी हमने बताया ना कि पदार्थ की मात्रा है। और जो Z है वो हमारा स्थिरांक हो जाएगा, किसका, इसका, ठीक है। चलो देखते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलो जी, देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। देखो इसमें कहा गया मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए। ये कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी केस में आ जाता है 3 नंबर में आ जाता है, ठीक ना। देखो यहाँ पर कहा गया है मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखे हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया है, इस पे जाकर इसका नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। देखो कहा गया है मोल प्रभाज क्या है, देखो जैसे लिखा बिल्कुल आप लोग को ऐसे ही लिखना है, बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। 2 नंबर का आएगा 2 नंबर का मिलेगा, अगर 3 नंबर में आ रहा है 3 नंबर में मिलेगा, ठीक है। देखो किसी घटक का मोल प्रभाज, मान लीजिए कोई पात्र है, कोई क्या है भैया, पात्र है, पात्र है, और उस पात्र में एक घटक ए है और एक घटक क्या है, बी है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। इतना समझ में आया? देखो कहा गया किसी घटक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात होता है। ये कोई पात्र है, उस पात्र में एक विलयन है, विलयन में 2 घटक है, क्या है, एक है, एक क्या है, बी है। अगर हम एक का मोल प्रभाव निकालें तो हम, और 1 मिनट यहाँ लिख दीजिए आप लोग, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। अगर हम इसका मोल प्रभाव निकालें ए घटक का तो हमारा हो जाएगा एक्स ए बराबर में कुल मोलों की संख्या, 1 मिनट, उसके मोलों की संख्या तो हमारा हो जाएगा एन ए अपॉन में कुल मोलों की संख्या, कितने घटक हैं, 2 घटक हैं, एक है एन ए प्लस में एन बी, क्या होता है, क्या अनुपात होता है, ये हो जाएगा हमारा पहला। अगर हम बी घटक का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, ये हो जाएगा हमारा दूसरे घटक का मूल प्रभाज। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलो जी आगे देखते हैं सवाल, आगे का क्या है, चौथा प्रश्न है। पूछा गया इसमें कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। इससे हम यहाँ लिख देंगे वी वी आई, वी वी आई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लगा दो एम आई कर दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। ये 2 नंबर में आता है इस तरह सा, और जिस तरह से लिखे हैं हम ऐसे ही तुमको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, इतनी भी कट ऑफ नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, आंसर देखिए, कहा गया है मोलल उन्नयन, उन्नयन क्या बोलते हैं, उन्नयन स्थिरांक ना, किसी बिलियन की मोलल उन्नयन स्थिरांक बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन के समान होता है। समझ में आया नहीं ना, फिर से देखो, किसी बिलियन की मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन के समान होता है। यदि क्या हो, यदि बिलियन की मोलरता जो है वो किस में हो, 1 हो तो, ठीक। तो हम कर सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में मोलरता के लिए एम लगाते हैं, ठीक। जहाँ पर जो हमारा टीबी है, जो टीबी हो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्या भाई साहब, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ कर सकते हो कि जहाँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, में
उन्नयन। और जो Kb है हमारा, क्या है, Kb है, उसे बोलते हैं उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में उन्नयन, और इसे बोलते हैं क्या? उन्नयन स्थिरांक। क्या यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना? स्थिरांक, स्थिरांक इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और एम हमारा क्या है? एम हमारा क्या है? मोललता, मोलरता। जो कैपिटल एम है वो आप लोग जानते ही हो क्या है? मोलरता, मोलरता। लेकिन एक कंडीशन है, कहा गया यदि विलयन का मोलरता 1 हो तो। अगर हम यहाँ पर कर दें, यहाँ देख लीजिए इसके आगे, यदि यदि m इज इक्वल टू क्या है? 1, तो डेल्टा टी बी बराबर के बी और गुणे में 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा? डेल्टा टी बी बराबर के बी में। इस तरह से जो निकल के आएगा हमारा क्या है? फार्मूला। आप लोग इसे लिख लीजिए। देखो, मोलर उन्नयन स्थिरांक पूछे तो लिख लेना किसी विलयन की मोलर उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के समान होता है। ठीक, किसके समान? विलयन में क्वथनांक के उन्नयन के समान होता है। ठीक है, तो अगर क्या हो, मोलरता 1 है तो हम कर सकते हैं इसे इंटू में एम की जगह पर 1 कर देंगे और डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा? के बी हो जाएगा। नोट कर लो भाई साहब इसे। चलो जी आगे देखते हैं क्या लिखा है। हमारा 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक, इसमें कहा क्लोरोएथेन से आयोडोएथेन कैसे प्राप्त करेंगे। क्या पूछा है भाई साहब? क्लोरोएथेन से आयोडोएथेन कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे मालूम है क्या? नहीं ना? तो समझ लीजिए यहाँ पर क्लोरोएथेन का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? CH, देखो एथेन है ना, तो CH3 2 कार्बन लगा लो, CH2 एक जोड़ दो, वहाँ क्या? क्लोरीन जोड़ दो, क्लोराइड जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन हो जाएगा। ठीक, से हम कैसे प्राप्त करेंगे क्या? आयोडोएथेन। और आयोडोएथेन का सूत्र जब हमें मालूम होगा तभी हम वो आगे रिएक्शन करा पाएंगे। किससे कराएं तो आयोडोएथेन प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखो आयोडोएथेन का सूत्र हमारा है CH3 CH2 और आई हो जाता है, ये होता है। तो हमें कुछ ऐसा चीज लेना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये रिमूव हो जाए, ये हटकर, और यहाँ पर क्या हो जाए? आई जुड़ जाए। ठीक, तो हम यहाँ का क्या करेंगे कि सोडियम यानी आई से रिएक्शन कराएंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में? मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? मेथिल एल्कोहल CH3OH की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ से जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर जो सोडियम रहेगा वो Cl को लेकर फरार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तब जो बचेगा हमारे पास, यहाँ माइनस करके हम NaCl दिखा सकते हैं, NaCl। और जो बचेगा हमारे पास CH3 CH2 और I बचेगा। क्या बचेगा? CH3 CH2 और क्या? I बचेगा। प्राप्त हो गया क्या? आयोडोएथेन। आप लोग यहाँ लिख सकते हो क्या? देखो यहाँ पर ये हमारा आयोडोएथेन है, आयोडो एथेन। ठीक, और ये हमारा क्या है? क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। एथेन, और ये क्या हमारा? सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो बाद में क्या प्राप्त होता है? आयोडो क्या बनता है? आयोडोएथेन तथा NaCl प्राप्त होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें परिभाषा के रूप में तो कैसे लिखेंगे? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि जब हम क्या करते हैं क्लोरोएथेन की अपक्रिया
सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, वो भी उपस्थिति ले लेते हैं किसकी उपस्थिति, मेथिल अल्कोहल की। कि हम बोल सकते हैं जब एथिल क्लोराइड की अपक्रिया मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोएथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त, सॉरी, आयोडोएथेन प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होगा, आयोडोएथेन प्राप्त होगा। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये तो हमारा पहला हुआ। चलो जी देखते हैं आगे क्या है। आगे कहा गया है मेथिल अल्कोहल से वो क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। क्या है, मेथिल अल्कोहल से हॉल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल क्लोराइड ये प्राप्त करना है। ठीक, देखो हम कर सकते हैं मेथिल क्लोराइड, ये फार्मूला पता होना चाहिए, और सॉरी मेथिल अल्कोहल की फार्मूला पता होना चाहिए, और जो प्राप्त करना उसका भी फार्मूला हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तभी तो हम रिएक्शन करके इतना प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3 और OH। ये हमारा क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। और प्राप्त क्या करना है, जो प्राप्त करना है लिख लीजिए, CH3Cl, ये प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पर जो बीच में छूट रहा है किसके साथ अपक्रिया कराएं और किसकी उपस्थिति में, ताकि हमें ये प्राप्त हो जाए, बताइए। देखो अगर हम HCl की उपस्थिति करा दें, सॉरी HCl के साथ और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति करा दें, या फिर आसवन करा दें, है ना, आसवन करा दें, फिर गर्म कर दें इसके साथ, तो क्या होगा, तो हमें इसका ये प्राप्त हो जाएगा। और जो यहाँ पर क्या रहेगा, ये H और ये H मिलकर और ये ऑक्सीजन मिलकर H2O निकाल देंगे, H2O। ये आप लोग लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कि जब हम मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। लिख लीजिए। हम एक तरीके से और भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ नीचे देख लीजिए कि CH3 और OH इसकी अपक्रिया हम करा सकते हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ में, SOCl2 के साथ में। तब क्या प्राप्त होगा, CH3Cl प्लस में SO2 गैस प्राप्त होगा, और प्लस में क्या प्राप्त होगा, HCl, ये प्राप्त होगा। लिख लीजिए आप लोग। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टॉलुइन से क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें। टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें। चलो जी सरकार, देखते हैं अगला। टॉलुइन से, ये चौथा है तीसरा है, ये हमारा तीसरा है। टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें। बेंजोइक अम्ल ये करना है। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको टॉलुइन का फार्मूला पता है और बेंजोइक अम्ल का फार्मूला पता है, अगर आपको टॉलुइन का फार्मूला पता है और बेंजोइक अम्ल का फार्मूला, तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। कैसे करना है, देखो टॉलुइन का सूत्र जो होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऊपर हम CH3 रख देंगे, जोड़ देंगे हाइड्रोजन को हटाकर। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हाइड्रोजन ही था। ठीक है, इसको हटाकर हम यहाँ पर CH3 हटाए हैं। अब कैसे हटाना हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया, सबसे पहला वीडियो इसी के बारे में बताया गया था। ठीक,
तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कैसे इसको हटाकर कहाँ मतलब CH3 यहाँ पर कैसे जुड़ा। तो अगर आपको जानना है तो हमारे पिछली वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हो आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या कहा गया है। टालुइन, ये हमारा क्या होगा, टालुइन होगा। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है इसलिए इसे विलुप्त रखते हैं। ठीक है, विलुप्त रखते हैं। हमें इसकी अपक्रिया हम किसके साथ करा दें या किसके साथ आसवन करा दें ताकि हमें प्राप्त हो जाए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का सूत्र मालूम है ना, है कि नहीं है? नहीं है, जानता हूँ आप लोग इतने अच्छे नहीं हो जाकि इसका सूत्र याद रखो। देखो, अगर CH3 सॉरी बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं, याद आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया होगा ना। तो इसे बोलते हैं क्या, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे इससे। हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत सिंपल है, एक बार देखोगे और बार बार सोच सोच के याद कर लोगे। तो देखते हैं, देखो हम इससे चाहे इस प्रकार से लिखें बेंजीन के रूप में, और चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 और CH3। कैसे, मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे। देखो, जितने भी यहां पर कोण बन रहे हैं, जैसे कि यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ और यहां पर हुआ, सारे जगह क्या है, कार्बन है। क्या है भाई साहब, कार्बन है, कार्बन है। और कितने कार्बन है, एक कार्बन हो गया, देखो ध्यान से, एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया। कितने कार्बन हुए, छः। तो C6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, एक एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। कितने हाइड्रोजन, पाँच हाइड्रोजन हो गए, पाँच हाइड्रोजन, तो H5 हो गया। अब CH3 कितना है, एक ही है, तो CH3 ऐसे लिख दिया है। तो इससे हम टालुइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना, हाँ बोल सकते हैं। चलो जी, देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं C6H5 और CH3। अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ में आसवन करा दें, क्या करा दें भाई साहब, आसवन करा दें, तो क्या होगा। देखो यहाँ तीन ले लेंगे क्या, 2 मिनट बता रहा हूँ अभी कैसे लेंगे। C6H5 और क्या, COOH और प्लस में H2O निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर कैसे, ये हमारा है C6H5CH3। अब यहाँ से अगर हमें इस हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ा है, इस प्रकार से। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दें और एक हाइड्रोजन को यहाँ से। तो यहाँ से जो जाएगा हमारा दो हाइड्रोजन, तो यहाँ से इसको निकालने के लिए कोई तो आएगा, इसको ले जाने के साथ में। तो क्या आएगा हमारे पास, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो। यहाँ से जब एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो यहाँ पर H2O बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वही आकर यहाँ बन गया H2O। ठीक, यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन को निकाले थे तो कितने बचा, दो बचा था। अब दोनों जाकर यहाँ जुड़ जाएंगे, किस कैसे, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के बीच में। तो COOH प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक, इससे क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। और इससे बोलते हैं टालुइन, क्या बोलते हैं, टालुइन। ठीक, लिख लीजिए इसे। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जब हम क्या बोलते हैं, टालुइन का ऑक्सीजन के साथ आसवन कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। लिख लो ऐसे ही, बहुत सिंपल है। चलो जी आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा छठवां है कि डी टी क्या है, क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए, इसका एक उपयोग लिखिए, उपयोग लिखिए। इसका भी अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ और अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखो कहा गया डीडीटी क्या है, इसका एक उपयोग लिखना है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। देखो हमने डीडीटी पढ़ चुके हैं, बुक में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो कहा गया इसमें डीडीटी, इसे हम बोलते हैं डाई क्लोरो और डाईफेनिल और टी है ट्राइक्लोरो और क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन। अगर इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग में हम इसका कर सकते हैं कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन का उपयोग करते हैं। तो हम कर सकते हैं इसमें उपयोग की बात करें तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग उपयोग कैसे होगा, उपयोग कीटनाशक के रूप में, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा ना, जितना पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक तैयार कर लीजिए और अच्छे से झोंक के लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस बार तो तोड़ना ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।